Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the business studies chapter 2. And today's topic is scientific techniques of F.W. Taylor. Okay, let's go on the topic. तो यहाँ पे फर्स्ट टेक्निक जो है फंक्शनल फॉर्मेनशिप है. ठीक है, फॉर्मेनशिप यानी फॉर्मेन से बना फॉर्मेनशिप, और फॉर्मेन का मतलब होता है सुपरवाइज़र, जो कि वर्कर्स को गाइड का काम करते हैं. ठीक है, गाइडेंस वगैरह उनको देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं. इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीज़न ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स. यानी इस टेक्निक के तहत जो ये टेलर थे वो सजेस्ट किए थे कि जो फैक्ट्री का डिवीज़न है उसको 2 पार्ट में बांट दिया जाए, 2 डिपार्टमेंट में बांट दिया जाए. पहला डिपार्टमेंट हो प्लानिंग का और दूसरा हो प्रोडक्शन का. ठीक है, ऐसा टेलर सजेस्ट किए थे. क्यों किए थे? क्योंकि उनको लगता था कि प्लानिंग से ये जो वर्कर्स हैं वो मतलब उसका इफ़ेक्ट उन पर पड़ रहा है. ठीक है, तो प्लानिंग के बर्डन से फ्री कराने के लिए ही टेलर का मानना था कि इसको 2 पार्ट में बांट दिया जाए, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ताकि जो वर्कर्स हैं उनका पूरा कंसंट्रेशन जो हो वर्क पे हो, प्लानिंग पे ना हो, और प्रोडक्शन अच्छा हो. टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी में स्पेशलाइजेशन डेवलप करने के लिए टेलर सजेस्ट करते हैं कि ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर्स. हर एक डिपार्टमेंट में कुछ फंक्शनल एक्सपर्ट होने चाहिए ताकि वो सुपरवाइज करे, गाइड करे और इंस्ट्रक्ट करे वर्कर्स को अच्छे से काम करने के लिए. एज वन फॉरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क, सो टेलर स्ट्रेस्ड on minimum 8 specialists or functional experts to supervise and give orders to workers. यानी एक फॉरमैन जो है, इनका मानना है कि एक फॉरमैन जो है वो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है. इसलिए ये जो 2 डिपार्टमेंट बोला गया बांटने के लिए, प्लानिंग और प्रोडक्शन का, इन दोनों डिपार्टमेंट में कुछ कुछ एक्सपर्ट होने चाहिए. तो कुछ कुछ में यहाँ पे नंबर भी दिया है कि कम से कम 8 एक्सपर्ट होने चाहिए, 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ताकि वो अच्छे से वर्कर्स को गाइड करें और प्रोडक्शन का काम अच्छे से हो सके. आगे देखो क्या कह रहे हैं. इच बॉस विल बी स्पेशलाइज्ड इन वन एस्पेक्ट ऑफ वर्क, और उसमें से हर एक जो बॉस हो, यहाँ पे बॉस सुपरवाइज़र को ही बोला गया, फॉरमैन को, तो हर एक जो बॉस हो अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए अपने काम में. एंड वाइल ऑब्जर्विंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द वर्कर देयर विल बी डेफिनेटली स्पेशलाइजेशन. तो जब हर एक बॉस जो होगा अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड रहेगा, वो एक्सपर्ट रहेगा, तो वो अपने वर्कर्स को भी उस स्पेशलाइजेशन के तहत ही काम करवाएगा. ठीक है, सो दिस टेक्निक इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर. यानी ये जो टेक्निक है ये हेनरी फ्यूल के डिवीज़न ऑफ लेबर वाले टेक्निक प्रिंसिपल को एक्सटेंशन का रूप देता है, यानी उसी पे ये भी अलाउ होता है, अप्लाई होता है. टेलर सेड फोरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट, स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशन एक्सपर्ट. टेलर के अनुसार फॉरमैन जो होने चाहिए वो इंटेलिजेंट होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, स्पेशलाइज्ड होने चाहिए और प्रोफेशन एक्सपर्ट होने चाहिए. ऑल दिस टेक्निक्स कैन नॉट बी फाउंड इन वन पर्सन, सो टेलर स्ट्रेस्ड ऑन हैविंग मिनिमम 8 एक्सपर्ट्स, 4 अंडर ईच डिपार्टमेंट और टू ऑर्डर एंड गाइड द वर्कर्स. यानी ये सारी क्वालिटीज़ जो है किसी एक फॉरमैन में नहीं मिल सकते, किसी एक पर्सन में नहीं मिल सकते. इसलिए कम से कम टोटल 8 एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ताकि हर एक में जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी हो और वो एक्सपर्ट हो वो अपने फील्ड का. ठीक है, तो 4 प्रोडक्शन में और 4 प्लानिंग में. ठीक है, ताकि वो अच्छे से गाइड कर सकें और प्रोडक्शन अच्छा हो सके. आगे देखो क्या कह रहा है. द 8 फंक्शनल एक्सपर्ट सजेस्टेड बाई टेलर. और जो 8 फंक्शनल एक्सपर्ट होने चाहिए तो कौन कौन से होने चाहिए. तो पहला है अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट. प्लानिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पे बोला गया फर्स्ट जो होगा वो रूट क्लर्क होगा. तो रूट क्लर्क, दिस फॉरमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब. यानी जो रूट क्लर्क होगा वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फिक्स करेगा, यानी
कौन कैसे कैसे किस किस स्टेप्स के तहत काम को करना है, ठीक है, वर्कर्स को। तो ये रूट कलर का काम हो गया, ये एक्सपर्ट है, ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट का। आगे देखते हैं दूसरा एक्सपर्ट कौन है। यहाँ पे देख लो एक डायग्राम दिया गया है, फैक्ट्री मैनेजर, उसके तहत यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा गया है, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। यही इनका कहना था टेलर का। तो यहाँ पे प्लानिंग इंचार्ज के तहत टोटल 4 एक्सपर्ट्स, रूट कलर जो अभी मैंने बताया रूट कलर के बारे में, दूसरे होंगे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, थर्ड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड फोर्थ डिसिप्लिनरियन। एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ठीक है। और ये 8 मिल करके वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अनुसार। आया समझ में? आगे चलते हैं। सेकंड, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। This foreman is responsible for giving general instruction necessary to carry on the job in a specified manner। यानी ये जो फॉरमैन है ये रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए? जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा ऊपर से, ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट के हेड से, वो इंस्ट्रक्शन ये वर्कर्स को समझाएगा। आगे थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। This foreman is responsible to fix up the time for starting and completion of job. He also prepares the cost sheet for every job। यानी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होगा कि ये टाइम फिक्स करे कितने दिन में काम को करना है, कब करना है, कब ख़त्म करना है, ठीक है। और लास्ट है डिसिप्लिनरी। दिस foreman is responsible for performance of job in orderly and systematic way। यानी हर एक जगह डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो सकता, सही तरीके से नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ भी एक डिसिप्लिनरियन की आवश्यकता है, तो जाके जो क्या करे, परफॉर्मेंस ऑफ जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, यानी जॉब किस तरीके से करना है, कैसे करना है, डिसिप्लिन वे में वो चीज़ फिक्स करे, सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। आगे दूसरा जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, या फिर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन को ऑपरेशनल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लो क्या करें, इसमें पहले जो एक्सपर्ट है वो गैंग बॉस है। तो ये क्या करेंगे, ही अरेंजेस ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज़ नो डिले। यानी गैंग बॉस का काम है कि वो जितने भी मशीन्स वगैरह हैं, टूल्स हैं जो कि प्रोडक्शन में काम आएंगे, यूज़ का होगा, रिसोर्सेज होगा, सबका अरेंज करे, ठीक है, ताकि काम में डिले ना हो वर्क में। दूसरा है स्पीड बॉस। दिस फॉरमैन एश्योर्स टाइमली और कंप्लीशन ऑफ जॉब। स्पीड बॉस का काम जैसे नाम है वैसे ही काम है, ये चेक करेगा कि काम टाइमली हो रहा है कि नहीं, ठीक है, समय पे काम चल रहा है कि नहीं, यानी जितने दिन का टारगेट मिला उस टारगेट के हिसाब से काम रनिंग में है कि नहीं। थर्ड है रिपेयर बॉस। दिस बॉस इंश्योर्स दैट मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। रिपेयर जब नाम है तो काम भी रिपेयर का ही होगा, यानी ये चेक करते हैं कि जो मशीन और टूल्स का यूज़ हो रहा है काम करने में वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, सही से है कि नहीं। अगर कुछ इशू होता है तो उसको ये सॉर्ट आउट करेंगे। फोर्थ है इंस्पेक्टर। दिस बॉस कीप्स अ चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। इंस्पेक्टर का काम वो ये क्या करते हैं, उसको चेक करने वाला ही होता है। तो यहाँ भी चेक करने का ही काम है, क्वालिटी को चेक करेंगे, यानी जो भी आउटपुट होगा, जो प्रोडक्शन होगा, उसको चेक करेंगे क्वालिटी सही बना है कि नहीं बना है। टेलर एम्फेसाइज दैट व्हेन एवरी फॉरमैन इंस्ट्रक्ट एंड ऑर्डर द वर्कर्स एफिशिएंसी विल इम्प्रूव। टेलर का कहना है कि अगर ये सभी फॉरमैन जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे वो इंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑर्डर करेंगे, तो जो वर्कर्स हैं उनके काम में एफिशिएंसी आएगी, ठीक है, यानी वो एफिशिएंटली रूप से काम करेंगे, जो कि फैक्ट्री के लिए अच्छा होगा। अब आगे सेकंड टेक्निक जो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है, ये सेकंड टेक्निक है। तो साइंटिफिक
Management always emphasizes on maintaining standards relating to every step of business operation. Standardization of output is possible if a standard is maintained right from selection of tools, equipment and machine to use maximize the output by keeping in mind the quality standards. यानी स्टैंडर्डलाइजेशन करना, काम को सिंप्लीफिकेशन करना, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक मेंटेन बनाए रखना स्टैंडर्डलाइजेशन के तौर पे, ठीक है। यानी अगर कोई भी बना रहे हैं प्रोडक्ट तो वो एक स्टैंडर्ड वे में होना चाहिए, सब एक समान होना चाहिए, ठीक है, एक जैसा होना चाहिए, शेप, साइज़, वेट, क्वालिटी के हिसाब से। ये ना कि आज कुछ और बना दिए कल कुछ और बना दिए, यानी क्वालिटी से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। यानी जो बनेगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, सब कुछ सेम बनाना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, मार्केट से आप लोग बिस्किट्स ख़रीदते हो, तो अगर हम पैकेट वाला बिस्किट लेते हैं, जैसे गुड डे वगैरह हो गया या ब्रिटानिया, जो भी पैकेट वाला आता है, तो उसका सभी बिस्किट्स का साइज़ सेम रहता है और उसमें जो जो चीज़ रहती है सब एक समान मात्रा में रहती है, ठीक है। यानी सारे बिस्किट्स जो रहते हैं एक समान रहते हैं, चाहे टेस्ट की बात हो, क्वालिटी की बात हो या फिर साइज़ की बात हो। लेकिन अगर वही चीज़ हम अगर मार्केट से जो हाथ का बना बिस्किट लेते हैं, ठीक है, जो लोकल में मिलता है, तो उसमें आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा, कोई साइज़ में छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ इसी वे में बनाना है तो उसी वे में बनाना है, ठीक है। चाहे साइज़ की बात हो या टाइप की बात हो या वेट की बात हो, सब कुछ सेम टू सेम होना चाहिए हर एक का, क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से। आगे इसका ऑब्जेक्टिव देख लो क्या कह रहा है, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी जो मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, सब कुछ सेम होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन में सब कुछ एक समान होना चाहिए, क्वालिटी सेम होना चाहिए, सबका साइज सेम होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये तो मैंने बताया है, टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर ऑफ मेन एंड मशीन। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मेन एंड मशीन। मैन और मशीन का जो परफॉर्मेंस है वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पे सपोज दैट 10 वर्कर्स हैं, ठीक है। तो 10 वर्कर्स हैं, तो अगर उन कॉफ़ी बनाने के लिए बोला जाए तो हम उनको ऐसा ट्रेंड करेंगे, ऐसा इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि वो जो 10 स्टाफ्स हैं 10 भी एक जैसा कॉफ़ी बनाए। जैसे मशीन में चाहे जितनी बार हम कॉफ़ी बनाते हैं तो क्या होता है, हर एक बार सेम टू सेम कॉफ़ी बन के तैयार होता है, कोई टेस्ट में डिफरेंस आता है नहीं आता है, क्योंकि मशीन को उस तरह से स्टैंडर्डाइज किया गया है कि जब भी हम बनाएंगे तो वैसा ही कॉफ़ी का टेस्ट आएगा। वैसे ही मेन को भी तैयार करना है, ठीक है। ये ना कि कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलता है कि कोई एक जो बंदा है वो इतना टेस्टी कॉफ़ी बना लेता है कि उसके जैसा कोई नहीं बना पाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको, जितने भी स्टाफ्स हैं सबको ऐसा ट्रेन करेंगे, ऐसा ट्रेनिंग देंगे कि उसमें से कोई भी एक बनाए तो वो लगे कि कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यानी 10 को 10 बनाए तो 10 में से किसी के भी टेस्ट में डिफरेंस ना हो, तो वो हुआ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो ये चीज़ सेट करना है। आगे देखो, सिंप्लीफिकेशन एम्फेसिस ऑन एलिमिनेशन ऑफ नेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप्स। यहाँ पे कह रहा है कि एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी, यानी जो डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नता होती है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई कंपनियां जो होती हैं हर एक फील्ड में काम करने लगती हैं, हर एक चीज़ का प्रोडक्शन करने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है वो अननेसेसरी डाइवर्सिटी से बचना चाहिए, यानी जिसकी ज़रूरत ना हो उसका प्रोडक्शन हम ना करें, हम कम प्रोडक्शन करें, कम ही प्रोडक्ट तैयार करें, कम ही कमोडिटी बनाएंगे, लेकिन स्टैंडर्डाइज बनाएंगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, ताकि उसकी मांग, जैसे आईफोन देख लो, आईफोन क्या करता है, साल में एक फ़ोन लॉन्च करता है, ठीक है, और वो इतना मतलब स्टैंडर्ड फ़ोन लॉन्च करता है कि वो उसका सेल एनी टाइम होते रहता है। अब वही छोटी छोटी जो कंपनियां हैं वो
हर रोज़ एक नया फ़ोन लॉन्च करती रहती हैं और हर रोज़। तो उनका क्या होता है, आता है जाता है, लेकिन आईफोन का क्या है, एक रॉयल मेंटेन करके रखा है, वो स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करके रखा है। एक ही लाता है लेकिन वो दमदार लाता है, उसके टक्कर का कोई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, अननेसेसरी डाइवर्सिटी को एलिमिनेट करना है। ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा वैरायटी नहीं लाना है, कम ही वैरायटी रखना है, स्टैंडर्ड रखना है, ताकि वो सेल हो, लोगों को पसंद आए। तो यहाँ पे उसी के बारे में दिया है, मोर वैराइटीज़ मीन मोर इनोवेंट्री, मोर टाइप ऑफ मशीनरी, मोर लेबर कॉस्ट ETC। यानी अगर हम वैराइटीज़ रखेंगे ज़्यादा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा ज़्यादा मशीनरी भी लगेगा, लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, यानी खर्च भी ज़्यादा लगेगा। और ये फिक्स नहीं है कि हम हर प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड बना पाएंगे। ठीक है, जैसे माइक्रोमैक्स फ़ोन की बात कर लो तो उसके यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी, हर तरह का फ़ोन अवेलेबल है, लेकिन क्या है, मार्केट में उसका पकड़ है नहीं है। क्यों नहीं है, इसी कारण नहीं है क्योंकि हर फील्ड में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी हर फ़ोन में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता है क्योंकि वो वैरायटी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो ही सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, ये लेबर कॉस्ट वगैरह, मोर मशीन्स, ये सब को दूर करने के लिए हमको डाइवर्सिटी, अननेसेसरी जो डाइवर्सिटी है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। आगे देखो क्या कह रहे हैं, बाय सिंप्लीफाइंग द टास्क दैट कैन बी इकोनॉमी इन यूज़ ऑफ मशीन, लेबर, इन्वेंट्री मेंटेनेंस ETC, इट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। यानी अगर हम ऐसा अननेसेसरी डाइवर्सिटी को एलिमिनेट करते हैं तो ये हमारे क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और कॉस्ट को भी रिडक्शन करता है। यानी हम जब एक ही टाइप का प्रोडक्शन करेंगे, कम्युनिटी तैयार करेंगे, तो वहाँ पे हमारा कॉस्ट भी कम आएगा। ठीक है, और हमारा क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा। यानी बार बार एक, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी जब हम एक ही चीज़ बार बार करेंगे तो उसमें हम एक्सपर्ट होएंगे ही। ठीक है, तो वैसा ही है, कम ही कम्युनिटी तैयार करें लेकिन क्वालिटी के साथ तैयार करें। जब बार बार एक ही कम्युनिटी तैयार होगी तो वो जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड वे में होगी। ठीक है, क्योंकि सारा फोकस उसी पे रहेगा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। आगे है, ये तो एक टॉपिक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे का जो टेक्निक है वो दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है।